साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज की जो कहानी है वो जनपद उन्नाव की है और उन्नाव के सदर थाने का एक एरिया लगता है हुसैनपुरा। ये कहानी वहाँ की है। होता क्या है, एक परिवार रहता है जिसमें पति है, पत्नी है और दो उसकी बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है वो बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छी होती है, होशियार होती है और ऐसा परिवार को प्रतीत होता है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। धीरे धीरे वो बड़ी होती है। जब वो बड़ी हो जाती है वो एडमिशन बीएससी में ले लेती है और साथ ही साथ उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करे और वो यूपीएससी को क्वालिफाई करेगी। अब जो परिवार था, उसके माता पिता थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इतनी सारी व्यवस्था, यूपीएससी की सारी किताबें, तमाम ऐप या कोचिंग करा सकें। तो वो एक साहूकार के पास जाते हैं और उससे 1,00,000 रुपए ब्याज पे अपनी बच्ची के लिए लेते हैं। साहूकार उन्हें 1,00,000 रुपए ब्याज पे दे देता है। घर आते हैं, अपनी होनहार बिटिया के लिए वो तमाम सारी किताबें जो यूपीएससी में की तैयारी में ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी किताबें दिलवाते हैं और साथ ही साथ कई सारे ऐप जो ऑनलाइन पढ़ाई में हेल्प करते हैं उनका सब्सक्रिप्शन चार्ज वो सब कुछ पे करते हैं। जो उनकी बिटिया होती है वो अपनी यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ही किया करती थी। लेकिन एक दिन होता क्या है कि जब पति पत्नी अपनी जॉब पे चले जाते हैं, ये जो उनकी लड़की, बड़ी लड़की होती है, वो घर में अकेली होती है। छोटी बेटी भी 2 बजे के करीब घर आती है। तो जब जैसे घर में घुसती है तो देखती है कि मेन दरवाज़ा बंद है। पता लगता है कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो घर में घुसती है, घर में जाती है तो देखती है कि उसकी जो बड़ी बहन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, वो बिल्कुल उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है और पूरे घर में कहीं ना कहीं ब्लड के स्पॉट उसे दिखाई देते हैं और वो एक साथ चिल्लाने लगती है। फिर वो एक कपड़ा उठाती है, उसको ढक देती है। मोहल्ले के लोगों को सूचना मिलती है, मोहल्ले के लोग आते हैं और इसी के साथ वो अपने माता पिता को फ़ोन करती है कि पिताजी, दीदी के साथ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। आप लोग तुरंत जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो ड्यूटी छोड़कर अब जैसे घर में आते हैं तो अपनी बड़ी बेटी की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और फिर इसी बीच जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और तमाम जो सबूत होते हैं उनको इकट्ठा करने लगती है और उसके पिता से भी पूछताछ करती है कि आखिर आपकी बिटिया के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो वो कौन आता है, कौन जाता है, वो सब चीज़ पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही थी उसके पिताजी से। तब पुलिस को एक पता लगता है कि उसके पिता को 2 लोगों पे शक है। तो पुलिस उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और जो डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब जिनको गिरफ्तार करती है उनसे पूछताछ करती है तो वो उस समय, जिस समय ये घटना हुई, उनकी लोकेशन वहाँ की थी ही नहीं और वो सेफ बच जाते हैं। अब पुलिस को
जो 2 लोगों पे शक था वो तो निर्दोष हैं। अब पुलिस को जो हत्या आरोपी और आरोपी है उनको ढूंढना है, तो पुलिस कहीं न कहीं ढूंढना शुरू करती है। और फिर होता क्या है कि पास से ही जो बड़ी लड़की है जिसके साथ ये सब घटना घटित हुई है, जिसकी मौत हुई है, उसका मोबाइल लेती है, तो मोबाइल से कुछ भी जल्दी नहीं मिलता, चूँकि उसमें पैटर्न लॉक पड़ा हुआ था। 2 दिन का समय बीत जाता है, तब तक कि पुलिस पैटर्न लॉक को जैसे तैसे खोलती है, और तब एक नई चीज़ सामने आती है। वो नई चीज़ ये सामने आती है कि उसकी एक लड़के से जो पास का ही है, पास के गांव का ही है, बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ इसके मैसेज चैट वेट हुआ करती थी। तो फिर पुलिस को एक रास्ता दिखाई देता है कि संभवतः कातिल यही है। हुआ ये था कि जब 2020 में कोरोना आया था, तो वो अपने पिताजी से मोबाइल दिलवाती है, और से मोबाइल इसलिए लेती है कि वो घर पे ही ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी करेगी। इसी के साथ तैयारी के साथ साथ ही वो इस लड़के से हाय हेलो करके धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है, और दोस्ती वो इस कदर हो जाती है कि वो कहीं न कहीं मिलने की बार बार बात करता है। घटना है 10 नवंबर 2022 की। वो इसको मैसेज करता है कि तुम अकेली हो तो मैं मिलने आ जाऊं, तो ये कहती नहीं मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात होते होते लगभग 20 मिनट का समय बीत जाता है, और फिर उधर से मैसेज आता है कि मैं आ रहा हूँ। वो घर से निकलता है, रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पे पहुँचता है, और वहाँ से 2 सेक्स शक्तिवर्धक गोली लेता है और जेब में डाल के इसके घर पे पहुंचता है। घर पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ वही बेटी यानी कि उसकी दोस्त होती है। तो वो पहले तो किताबें पढ़ते हैं, आपस में बातचीत करता है। जैसे ही वो पानी लेके आती है पिलाने के लिए, वो 2 गोली अपने मुंह में डाल लेता है, ऊपर से पानी पी लेता है। तो वह पूछती है किस चीज़ की हैं, तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन वो रेपर उठाती है तो देखती है, उसे पता लगता है कि ये यौन शक्तिवर्धक है। तो वो उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता है, और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। चूँकि उसने शक्तिवर्धक गोली खा रखी थी, तो जो एक्टिविटी हो रही थी वो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इस कदर होती है कि अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। वो तमाम बार उस लड़के को, अपने दोस्त को मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। और फिर वो बिल्कुल अचेत अवस्था में होने वाली होती है, तो उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जब वो लड़का अपनी दोस्त को इस हालत में देखता है कि बिल्कुल वो अचेत सी होने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं घबरा सा जाता है, और वो उसे हॉस्पिटल न ले जाने के बजाय मेन गेट से न जा कर के पीछे वाले गेट से वहाँ से भाग जाता है। और फिर जो ये लड़की है वो धीरे धीरे चिल्लाने की, बुलाने की कोशिश करती है, और थोड़ी देर बाद अपना दम तोड़ देती है, और अचेत अवस्था में, नग्न अवस्था में घर में बिल्कुल गिर जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जो लड़का था वो घर से लगभग 1:20 के करीब घर से निकला था। 2 बजे का टाइम होता है। उसकी जब छोटी बहन घर में प्रवेश करती है, तो अपनी बड़ी बहन को देखती है, और इस हालत में देखती है कि मृत्यु हो रखी है, बिल्कुल नंगी पड़ी है, पूरे घर में ब्लीडिंग है। तो वो घबरा जाती है और चिल्लाती है। तभी आसपास के लोग आ जाते हैं। अपने पिताजी को वो फ़ोन करती है, पिताजी भी आ जाते हैं। और ये जो सारी कहानी थी वो लड़के ने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, पुलिस उसी के अनुसार। लेकिन लोगों का ये भी मानना है, जब पोस्टमार्टम हुआ था तो पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट्स आई थी कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है कहीं न कहीं ज़्यादा चोटें आई थी।
लेकिन पुलिस जो उसकी कहानी सुनती है उसी पे भरोसा करके उस पे केस दर्ज करती है, चार्जशीट फाइल करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मेरा इस कहानी को सुनाने का कोई मतलब नहीं था, पर सुनाने का मतलब ये है किसी पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर उसके माता पिता भरोसा पूरी तरीके से ना करते, बिल्कुल उसे अकेला ना छोड़ते, मतलब उससे चेक करते रहते, तो शायद उनकी बेटी इस दुनिया में होती, उसके साथ ऐसी भयंकर दर्दनाक वारदात उसके दोस्त के द्वारा शायद ना होती। अगर घर वाले कोशिश करते तो पहले ही पता लग जाता कि किससे बात करती है, किससे मैसेज करती है। अगर ये बात सारी परिवार वालों को पता होती तो शायद ये घटना ना होती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।